नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक का कार्यकाल 1856 से 1920 तक का था और बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता आंदोलन के जनक माने जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे दैदीप्यमान नक्षत्र बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया स्वरूप दिया, जिनके बारे में महात्मा गांधी ये कहते हैं कि हमारे समय के किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना तिलक का था। स्वराज्य के संदेश का किसी ने भी इतने आग्रह से प्रचार नहीं किया जितना लोकमान्य बाल गंगाधर ने तिलक ने किया। तो आइए जानते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। वे स्वतंत्रता आंदोलन के जनक थे। वे उदारवादी प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिनिधि मंडल के मार्ग को न अपनाकर उन्होंने भारत के वैधानिक सुधारों को एक दिशा दी। 1905 के आसपास कांग्रेस और भारत के सार्वजनिक जीवन में उग्र राष्ट्रवादी धारा का जो उदय हुआ, उसके जो जनक माने जाते हैं वो लाल बाल पाल, उसमें से जो लाल थे वो लाल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय लाल, और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। तो ये लाल बाल पाल की जो त्रिमूर्ति थी और अरविंद घोष थे, इन सब ने जो है उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेतृत्व किया। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानने से पहले, उनके राजनीतिक विचार और बाकी विचारों को जानने से पहले उनके जीवन परिचय को जानना ज़रूरी है। कि तो 23 जुलाई 1856 को भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण जिले के रत्नगिरी में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। जिस परिवार में उनका जन्म हुआ वो अपनी धार्मिकता, विद्वता और कर्मकांड में आस्था के लिए विख्यात था और तिलक का पालन पोषण भी इसी वातावरण में हुआ। उनके पिता एक शिक्षक तथा संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अपने पुत्र को संस्कृत तथा गणित का अच्छा ज्ञान करा दिया। स्कूली जीवन में तिलक ने अनेक अवसरों पर निर्भयता तथा सच का परिचय दिया। आत्मसम्मान की उत्कृष्ट भावना उन्हें अपने पिता से उत्तराधिकार में मिली थी। 1877 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर गणित और शोध कार्य में उनकी रुचि थी, तो उन्हें लगा कि ये स्नातकोत्तर स्तर पर गणित का अध्ययन करेंगे। लेकिन तिलक ने कानून का अध्ययन किया। उन्होंने कहा था कि मैं अपने जीवन को अपने देश के नवजागरण में लगाना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने कानून की उपाधि ली। साथ ही लेखन का कार्य भी अपना बराबर चलाते रहे। शिक्षा के प्रसार का कार्य किया। 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की उन्होंने स्थापना की और तिलक ने अपने फ्रेंड्स, जो उनके मित्र थे, उनके साथ मिलकर चिपलुणकर, आगरकर और नामजोशी के साथ मिलकर 1880 में पूना न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। स्कूल में निर्धन विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं थीं। केसरी और मराठा का उन्होंने प्रकाशन किया। मराठी भाषा में निकलती थी केसरी साप्ताहिक पत्र और अंग्रेजी भाषा में निकलता था मराठा। इसका उन्होंने अपने दो मित्रों के साथ मिलकर, आगरकर उनके फास्ट फ्रेंड थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने इसका प्रकाशन किया। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। कांग्रेस में 1885-90 के वर्षों में कांग्रेस के मुख्य नेता थे फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दिनेशा वाचा, रास बिहारी बोस और लाल मोहन घोष। इसी समय जो है तिलक ने भी केसरी और मराठा में राजनीतिक जागरण का जो है वो लिखा। तिलक 2 बार 1895 और 1897 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। तिलक ने ही सांस्कृतिक मार्ग से राष्ट्रवाद का विकास भारत में शुरू किया। उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए। गणपति उत्सव का मुख्य उद्देश्य धार्मिक उत्साह जागृत करना और एकजुटता की भावना था। शिवाजी उत्सव का ध्येय जनता में स्वाभिमान तथा आत्मसम्मान की भावना का उदय था। तिलक जो है स्वदेशी बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में तिलक के जो विचार है वो हमें जानने चाहिए, क्योंकि तिलक का राजनीतिक चिंतन परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त की उन्होंने और 1889 से 94 के वर्षों में तिलक उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। लेकिन बाद में उन्होंने जो है संवैधानिक सुधारों की नीति जो है उसको उसके स्थान पर 1895 में जब उनके राजनीतिक चिंतन में परिपक्वता आई तो उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों को प्रमुखता दी। तिलक का राष्ट्रवाद दरअसल पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक धारणा थी। वो राष्ट्रीय एकता पर विशेष बल देते थे, स्वस्थ राष्ट्रवाद पे बल देते थे।
गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, केसरी में लिखना, गणपति की पूजा की तुलना उन्होंने यूनान के ओलंपियन और पिथपन उत्सव से की। तिलक की मान्यता थी कि इन उत्सवों का आयोजन प्रतीक के स्वरूप में जिससे राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। तो तिलक के कुछ विचार हमें जानने चाहिए, जिनमें स्वदेशी बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध मुख्य विचार है और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित उनके मुख्य विचार है। तो आज हम स्वदेशी बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध पर विशेष रूप से बात करेंगे। तो तिलक की राजनीतिक विचारधारा और लक्ष्य की दृष्टि से तो तिलक उदारवादियों से भिन्न थे ही। उदारवादियों से उनका अंतर साधनों के प्रसंग में भी था। दरअसल तिलक उद्देश्य के कारण नहीं, अपनी साधनों के कारण वो अलग प्रतीत होते हैं। देश के लिए तिलक का एकमात्र लक्ष्य स्वराज्य था। उन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तिलक साधनों की संवैधानिकता या नैतिकता की अपेक्षा उसकी प्रभावशीलता को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते थे। तिलक के अनुसार इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 3 प्रभावपूर्ण साधन स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा था। स्वदेशी और बहिष्कार तिलक के चिंतन के अनुसार तिलक द्वारा अपनाए गए 2 सबसे महत्वपूर्ण साधन थे। तिलक ने केसरी में लिखा है कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। उदारवादी स्वदेशी को देश के आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में अपनाने की बात सोचते थे और वे सोचते थे कि स्वदेशी उचित है, किंतु बहिष्कार को अपनाने का कोई औचित्य नहीं है। तिलक और अन्य उग्रवादियों ने इसे एक आर्थिक आंदोलन के कारण राजनीतिक शस्त्र के रूप में अपनाया था। तिलक का विचार था कि जब आप स्वदेशी को स्वीकार करते हैं तो आपको विदेशी का बहिष्कार करना ही होगा। तिलक के लिए बहिष्कार स्वदेशी के विचार का पूरक था। वह स्वदेशी का आंदोलनात्मक पक्ष तथा उसके साथ जुड़ी हुई स्वाभाविक स्थिति थी। तिलक वास्तव में बहिष्कार को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों के रोष की अभिव्यक्ति का प्रभावशाली माध्यम समझते थे। तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार का केवल नारा ही नहीं दिया, वरन स्वदेशी का प्रयोग और विदेशी के बहिष्कार का संदेश भी दिया। तिलक स्वयं अपने हाथ से काते हुए सूत से अपने घर में स्वदेशी करघे से बुने हुए वस्त्रों का प्रयोग करते थे। वे मोटे वस्त्रों को पहनते अदालत तक जाने में लगे और कहा जाता है कि साम्राज्ञी विक्टोरिया के दरबार में भी वो उन्हीं वस्त्रों में गए। तिलक स्वयं मनसा वाचा कर्मणा स्वदेशी थे। उन्होंने स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा के मुख्यांग के रूप में सहकारी भंडार खोले। तिलक के स्वदेशी आंदोलन को आत्मविश्वास, आत्मसहायता और आत्मसम्मान का आंदोलन कहा गया था। इसलिए ये जो गणपति उत्सव और बाकी उन्होंने उत्सव मनाए, वो दरअसल उन्होंने यही कहा। वो चाहते थे कि उद्योगों को जो है वो संरक्षण दिए जाएं, लेकिन साथ ही वो स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाकर इस देश में उद्योगों को संरक्षण देने के बजाय उसे कठिन प्रतियोगिता की स्थिति से निकालना चाहते थे। वो कहते थे कि अंग्रेजों ने जानबूझकर भारत के औद्योगिक धंधों को चौपट किया है। तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार को आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में ही नहीं, बल्कि एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में भी उन्होंने उसे ग्रहण किया है। बहिष्कार का वो एक राजनीतिक शस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति को अपनाया है। तिलक के बहिष्कार का आशय केवल विदेशी माल का बहिष्कार नहीं था, वे इसे ब्रिटिश शासन के बहिष्कार के रूप में अपनाना चाहते थे। इससे शासन की नौकरियों, उपाधियों और सार्वजनिक समारोह और अदालतों का बहिष्कार तथा लगान और अन्य कर अदा न करने पाने की सम्मिलित थी। ऐसी स्थिति थी जिसे निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम देना उचित होगा। यह तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की रूपरेखा थी। लगभग वैसा ही आंदोलन महात्मा गांधी ने 1920-21 के वर्षों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया था। उन्होंने पूना के एक भाषण में तिलक ने जनता से कहा कि तुम्हें जानना चाहिए कि तुम उस शक्ति का एक महान तत्व हो जिससे भारत में प्रशासन चलाया जाता है। ब्रिटिश शासन रूपी यह शक्तिशाली यंत्र तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलाया जा सकता। अगर आप बहिष्कार करेंगे तो उसे वापस जाना ही होगा। दलित उपेक्षित अवस्था में तुम अपनी शक्ति की चेतना होनी चाहिए। यदि तुम चाहो तो प्रशासन को असंभव बना दो। तुम ही डाक और तार का प्रबंध करते हो, तुम ही भूमि का बंदोबस्त करते हो और कर वसूल करते हो। वास्तव में प्रशासन के लिए सारे काम तुम ही करते हो। यद्यपि अधीनता की स्थिति में तुम्हें विचार करना चाहिए कि क्या तुम इस प्रकार के कार्य की अपेक्षा अपने राष्ट्र के लिए कोई और अधिक उपयोगी कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार तिलक ने अपने भाषण में जनता को जागरूक किया। एक अन्य भाषण में उन्होंने कहा कि यदि तुम में सक्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है
तो क्या तुम्हें आत्मत्याग और आत्मसंयम की भी इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अपने ही ऊपर शासन करने में विदेशी सरकार की सहायता न करो? यही बहिष्कार है और यही हमारे कहने का आशय है कि बहिष्कार एक राजनीतिक शस्त्र है। हम कर वसूल करने और शांति स्थापित करने में सहायता नहीं करेंगे, हम न्याय प्रशासन के संचालन में उनको मदद नहीं करेंगे। वास्तव में तिलक के लोगों को बहिष्कार का मार्ग और उसका राजनीतिक स्वरूप सिखाया और इससे स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये जो है तिलक के दो विचार हमने जाने। जहाँ तक राष्ट्रीय शिक्षा का सवाल है तो तिलक ने एक शिक्षा शास्त्री भी थे। वे आगरकर महाराष्ट्र में उन्होंने शिक्षा आंदोलन के प्रणेता थे। उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की। तिलक के राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में जो विचार थे वो चार मुख्य पक्ष थे। वो शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाना चाहते थे, जिससे निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा से वंचित न रह सके। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा भारतीयों द्वारा और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा उसके चरित्र निर्माण का सुदृढ़ आधार बने। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा के माध्यम से युवकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह जनता को राष्ट्रीय जागृति व आंदोलन के लिए प्रेरित और संगठित कर सकें। तिलक का कहना था कि पढ़ना लिखना सीख लेना ही शिक्षा नहीं है, शिक्षा वही है जो हमें जीविकोपार्जन के लिए योग्य बनाए, देश का सच्चा नागरिक बनाए और हमें पूर्वजों को ज्ञान तथा अनुभव दे। इस दृष्टि से उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की जोरदार वकालत की। बंगाल के राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाए जाने के पूर्व ही तिलक, आगरकर और चिपलूणकर के मन में इसकी एक रूपरेखा बन चुकी थी। तिलक का कहना था कि राष्ट्रीय शिक्षा से ही राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो सकेगा। देशवासी मत मतांतरों से ऊपर उठकर जो है वो संगठित हो सकेंगे, देश की शक्ति बढ़ेगी। तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा का एक ऐसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जो व्यवहारिक था और देशवासियों के सर्वांगीण विकास में सहायक था। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में समर्थ विद्यालय स्थापित किए और उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय पद्धति, पाश्चात्य पद्धति दोनों का समन्वय भी किया। राष्ट्रीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में मुख्यतः उनकी बातें क्या थीं? पहला, वो औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम अंग बने। दूसरा, उन्होंने सांस्कृतिक शिक्षा को पर बल दिया। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा थी। एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि का वो समर्थन करते थे। उन्होंने रोमन लिपि के अपनाने के सुझाव को जो है उन्होंने हास्यास्पद माना था। तिलक ने वो ये चाहते थे कि सम्मान की लिपि और राष्ट्रीय लिपि को अपनाया जाए। वो कहते थे कि देश की एकता के लिए आवश्यक है कि एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि हो। वो पहले ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया। तो इस प्रकार जो है तिलक राजनीतिक शिक्षा के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि राजनीतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का एक अंग बने। वे राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से युवकों को देश की परिस्थितियों से परिचित कराकर स्वाधीनता प्राप्ति का संकल्प जगाना चाहते थे। जनमत, जनशक्ति, जनसंपर्क तथा पत्रकारिता की शक्ति में उन्हें विश्वास था। 1891 में केसरी में उन्होंने लिखा है कि शासक अत्याचारी हो जाते हैं क्योंकि जनता अपनी शक्ति नहीं जताती। अगर जनता एक हो जाए तो शासक उसके सामने शक्तिहीन हो जाएंगे। उन्होंने केसरी में लगातार ऐसे लेख लिखे जिससे किसानों, मजदूरों, कारीगरों, जुलाहों, भीलों, छोटे दुकानदारों आदि की सुरक्षा तथा उन्नति के लिए चिंताएं व्यक्त की गई थी तथा उन्हें शिक्षित वर्ग को संदेश दिया कि आप अपने आप को साधारण जनता से अलग न समझिए। झोपड़ियों तक जाकर साधारण जनता की स्थिति में सुधार कीजिए और उन्हें संगठित कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य प्रमुख नेताओं की तरह ही तिलक का भी यह विश्वास था कि राष्ट्रीयता के संदेश का प्रचार करने के लिए समाचार पत्र बहुत अधिक शक्तिशाली माध्यम है। उनके पत्रों केसरी और मराठा ने जन जागरण की दिशा में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया। तो ये थे तिलक से संबंधित विचार। जो तिलक के राजनीतिक विचार के जो साधन माने जाते हैं वो स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा को हमने समझा। अगली क्लास में हम जो है तिलक के स्वराज्य को जानेंगे और ये जानेंगे कि तिलक का योगदान क्या था। देखिए, लोकमान्य तिलक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं।
और सर वैलेंटाइन शिरोल है, उनकी किताब है इंडियन अनरेस्ट, जिसमें तिलक को भारतीय शांति का जनक माना जाता है। और इस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग करते हुए शिरोल का आशय यह है कि तिलक ने भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रेरित किया। वस्तुस्थिति यह है कि तिलक ने भारतीय जनता को सशस्त्र विद्रोह के लिए नहीं वरन शांतिपूर्ण जन आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारत की जनता को दासता के खिलाफ संगठित किया। तिलक जो है उनका समाज सुधार में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक तरफ वो चाहते थे कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है भारतीय जनता लामबंद हो, साथ ही वो समाज सुधार के लिए भी वो चाहते थे कि हमारी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उससे भी भारतीय मुक्त हों। परीक्षा में आपसे तिलक और गोखले के विचारों की तुलना भी पूछी जाती है और तिलक का योगदान भी पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम जब मिलेंगे तो उस पर और भी चर्चा करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभकामनाएं।